दौड़ में कौन होगा इन और कौन होगा आउट। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का ये खास शो विजय चौक से लाइव। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 3 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सवाल पर अभी भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं। चाहे बात राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, मध्य प्रदेश की हो, हर कोई एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि जीत को 4 दिन हो गए हैं, नामों पर अब तक मुहर क्यों नहीं लगी है। इस वक्त कुछ चेहरे आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन है आगे, कौन है पीछे, कौन हो रहा इन और कौन हो रहा आउट, आज करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ लगातार यहां से जुड़े हुए हैं। पार्टी का चाहे कोई नेता हो, चाहे सीनियर कैटेगरी का हो या जूनियर कैटेगरी का है, सभी लोगों के मुंह पर ताला लगा हुआ है क्योंकि कोई कुछ भी बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। वजह ये कि इस वक्त राजस्थान की तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही हैं जो वाकई में बीजेपी के लिए नहीं हो सकती हैं, क्योंकि राजस्थान में अभी भी वसुंधरा राजे अपना दम लगा रही हैं। सीएम पद को लेकर जो सबसे बड़ी हलचल है वो राजस्थान से ही देखने को मिल रही है। बीजेपी हाईकमान की नींद उड़ा देने वाली खबर है ये। जी हाँ, राजस्थान के जिले सीकर के एक रिजॉर्ट में बीजेपी के विधायक अगर अचानक से चुपचाप बिना किसी को इतला किए जाकर बैठक करते हैं, वहां पर ठहरते हैं और फिर आगे की रणनीति बनाते हैं कि हमें यहां से बहरोड जाना है, तो फिर हाईकमान की नींदें उड़ती हैं। इन 7 एमएलए को बुला लिया गया है और यहां तक खबरें आ रही हैं कि हाथापाई की नौबत तक आई है। इनमें से एक विधायक ललित मीणा ने अपने पिता पूर्व विधायक हेमराज मीणा को पूरी कहानी बता दी है। यानी कि दाल में कुछ काला तो है, तभी कहानी निकलकर बाहर आ रही है। विधायक के पिता ने यह बात बीजेपी के बड़े नेताओं को फिर आगे बता दी। हड़कंप जबरदस्त मचा हुआ है। बीजेपी ने तुरंत एक टीम रिजॉर्ट भेजी और कहा यह जा रहा है कि हाथापाई की नौबत आई और सुबह 4 बजे विधायकों को रिजॉर्ट से निकाला गया। कहा गया कि चुपचाप चले, हाईकमान नाराज हो रहा है। तो अब आप ये तस्वीरें देखें, ऐसी तस्वीर आपको ना मध्य प्रदेश में दिखाई देगी, ना ऐसी तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ में दिखाई देगी, लेकिन सारी लड़ाई जो है वो राजस्थान में हो रही है। और इस लड़ाई के पीछे वजह क्या है, क्या वो चेहरा वसुंधरा राजे है? हम इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य राजस्थान से हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ देवेंद्र पराशर यहाँ से विजय चौक से जुड़े हुए हैं। जो विधायक रिजॉर्ट में रुके थे उनमें से 3 विधायक जो नाम सामने आ रहे हैं, आपको बता दें 3 विधायक में से एक झालावाड़ के विधायक हैं और एक बारां के विधायक है और एक विधायक किशनगंज के थे। इन विधायकों को बीजेपी के बड़े नेताओं ने तलब कर लिया है। अब इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्लानिंग थी ताकि कि बाड़ेबंदी की जा सके, लेकिन किशनगंज के विधायक ललित मीणा ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को पूरी जानकारी दे दी है और ये प्लान फेल हो गया है। पूरे खेल का एक्सक्लूसिव कबूलनामा इंडिया टीवी से खुद विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने किया। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य से हेमराज मीणा की पूरी बातचीत इस वक्त देखिए आप सिर्फ इंडिया टीवी पर। अरे क्या हो गया भाई साहब रिजॉर्ट में, मतलब अरे कुछ नहीं था। अब ये बात सब बड़े लोगों ने पूछो आप। नहीं, बड़े लोगों से तो पूछना ही है, लेकिन मैं तो बस इतना जानना चाह रहा हूँ, ललित जी ने आपको फोन किया था, घटनाक्रम क्या हो गया था? ललित जी ने को मैंने पूछा था, उसको बुलाया था मिलने के लिए। मिलने के लिए बुलाया तो वो फिर मिलने के बाद में उनके हमारी बात हुई थी ललित से, मैं तो पार्टी कार्यालय चल जाना। हाँ। और अरुण सिंह जो हिसाब से हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी से उनसे भैया मिल लेना जी। और जैसा मतलब व्यवस्था बनना, अपना अपार्टमेंट है वहाँ पे, यहाँ पर जयपुर में, तो अपार्टमेंट में ठहर जाना, मैंने जाकर चाबी ले जा। तो किस लिए रोका किस लिए था? वो तो वही मिलने के लिए बुलाया था, तो फिर उन्होंने कहा भैया ठहर जाओ। हाँ। फिर उनको आने नहीं दिया, तो हमने कहा भैया आने नहीं दिया तो रोक तो क्यों? आने क्यों नहीं दिया? अब वो सब बातें हैं बहुत सारी। नहीं, कहाँ बहरोड लेके जाने लगे थे क्या इनको? ऐसा था कि यहाँ तो और जगह शिफ्ट करेंगे दोनों में। कितने विधायक थे ललित भाई के साथ? 5 जने थे। कौन कौन थे हेमराज जी? 4 तो झालावाड़ के थे और 3 तो झालावाड़ के थे, 2 ही बारां के थे। 3 झालावाड़ के, 2 बारां के। और तो फिर इनको लेके कौन आया था इस रिजॉर्ट में?
कुछ नहीं, खुद ही आए थे, इनको फोन करके बुलाया। तो फिर इनको फिर शिफ्ट करने की क्यों तैयारी, क्या बाड़ेबंदी करने की कोशिश थी? वो बात तो वही थी असल में, तो वो क्या उनकी मंशा थी, उनकी मंशा थी। तो मतलब फिर मतलब ललित जी आपके बेटे को नागवार गुजर गई? नहीं, वो तो हमको ही ना गुजरी, वो बाड़ाबंदी क्यों करना चाहिए, वहाँ रुकना क्यों चाहिए, मिल के आ जाओ। तो हमारी व्यवस्था है ठहरने की। हाँ। ये 5 कौन से विधायक थे हेमराज जी? मैं नाम बस जानना चाह रहा हूँ, मैं नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। नाम का पता नहीं साहब, 3 तो झालावाड़ के थे। अच्छा। और 3 12 गए, 3 बार तो 6 हो गए। 6 हो गए। और किशनगंज से आपके बेटे ललित मीणा 7 हो गए। हाँ। नहीं मैं समझता हूँ, मैं तो बस इतना जानना चाह रहा था वहाँ मतलब हाथापाई की नौबत आ गई थी, ऐसा क्यों हुआ? अब ये तो उनसे पूछो आप। नहीं बस थोड़ी सी तो जानकारी दे दीजिए, मतलब क्या जबरदस्ती की जा रही थी रोकने के लिए, या इसीलिए हुई होगी, या कुछ और बात है? ऐसे ही कुछ था। ऐसे ही कुछ था। अब ठीक है, अब आप लोग बाड़ेबंदी में हैं या अभी फ्री हैं? नहीं, हम तो फ्री है। मतलब दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व वालों ने भी रिपोर्ट फिर मांगी होगी कि क्या हुआ था? नहीं, वो तो अरुण सिंह साहब को दी थी हमने। अरुण सिंह साहब, अरुण सिंह जी ने मांगी हमको, उनको ही बताया हमसे। ठीक है, चंद्रशेखर जी को, उनको और सीपी जोशी, तीनों को ही बात। ठीक है। ललित मीणा जी, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? वो तीनों को ही बताया हमने, तो फिर हम तो आगे कार्यालय से घर आ गए। तो मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी अभी अभी इंडिया टीवी पर। जो एक विधायक रिसोर्ट में रखे गए थे, उन्होंने अपने पिता को पूरी बात बताई और फिर उनसे बात की है हमारे सहयोगी मनीष ने। मनीष, आखिर ये खेल क्या चल रहा है राजस्थान में? देखिए ये बहुत वाकई में चौंकाने वाली बात है। अब तस्वीर पूरी साफ है मीनाक्षी कि ललित मीणा जो कि किशनगंज से जो विधायक हैं, उस रिजॉर्ट में लगभग 5 से 6 विधायक थे, झालावाड़ और 12 के। अब जब ललित मीणा को ये लगा कि ये विधायकों को बाहर यानी दूसरी तरफ बहरोड की तरफ लेके जाया जा रहा है, तब वो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे खेल के बारे में जानकारी सबसे पहले अपने पिता को दी, क्योंकि उनके पिता भी पहले विधायक रह चुके हैं। उसके बाद संगठन को जानकारी दी गई कि यहाँ पे विधायकों को रखा गया है और यहाँ से अलग स्थान पर लेके जाया जा रहा है, लिहाजा कहीं ना कहीं कोशिश बाड़ेबंदी की हो सकती है, इन विधायकों को रखा जा रहा है। उसी वक्त तुरंत बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक्टिव हुए और उसके बाद वहां पर बुलाया गया, वहां पर खुद नेता लोग पहुंचे और उसके बाद वहां स्थिति इतनी ज्यादा गहमा गहमी हो गई कि उन विधायकों को सुबह 4 बजे वहां से निकाला गया और उसके बाद वहां से हटाया गया। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि मतलब साफ है कि इन विधायकों को कहीं ना कहीं रखने का प्रयास किया जा रहा था, बाड़ेबंदी का प्रयास किया जा रहा था। झालावाड़ और 12 के साइड के विधायक थे, जो कि खुद हेमराज मीणा खुद फोन पे जो हमारी बातचीत हुई है उन्होंने बोला है। ललित मीणा पहली बार के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने ये लगभग साफ कर दिया कि जब वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उस वक्त तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब दूसरी जगह पर ले जाने की बात आई तो उनको कुछ सस्पेंस लगा, कुछ ऐसी बात खटकी कि आखिरकार वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों जबरदस्ती की जा रही है, सभी विधायकों को क्यों दूसरी जगह ले जाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उस वक्त उन्होंने पिता से बात करी और फिर संगठन से बात करी, शीर्ष नेतृत्व में बात करी, नेताओं तक की बात पहुंचाई गई और आनन फानन में आप देखिए ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और उसी वक्त बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे, उनको वहां से ले गए। और उसके बाद की स्थिति यह है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जितने भी विधायक हैं वो बाड़ेबंदी में तो नहीं है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। मनीष ये है कि बीजेपी ने क्लियर मैसेज और क्लियर इंडिकेशन तो ये दे दिया है हाई कमान की ओर से कि अगर ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स बीजेपी में करने की कोशिश की गई तो तुरंत पहले तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स किल की जाएगी और बीजेपी में ये प्रेशर पॉलिटिक्स चलेगी नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में मंगलवार को हुए सियासी ड्रामे के बाद वसुंधरा राजे कल रात दिल्ली पहुंची और दिल्ली के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होनी है। चुनाव के नतीजे के आने के बाद से वसुंधरा राजे सबसे ज्यादा बीजेपी में एक्टिव नेता दिखाई दे रही हैं और पूरे एक्शन में हैं। 2 दिन के अंदर अंदर 60 विधायकों के साथ मुलाकात कर लेना और अब ये बाड़ेबंदी की खबर आना, इसका मतलब तो ये है कि इससे पहले कि यहाँ दिल्ली में तय हो संसदीय बोर्ड की बैठक में कि कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, देवेंद्र, ये प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश है, लेकिन ये प्रैक्टिस कितनी काम आएगी प्रेशर की? बिल्कुल नहीं, और उल्टे आप देखें तो एकदम से बैकफायर करेगा। और वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी सीजन पॉलिटिशियन
अगर इस तरह की चीज़ वो करा रही हैं। अगर मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि क्या वो करा रही हैं, हालांकि उनके बेटे का इसमें नाम आ रहा था, और दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से जो एक्टिव थे वो बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर वो एक्टिव थे, और उनका रोल भी था संगठन महामंत्री की ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे सीजन पॉलिटिशियन इस काम को करेंगी, इस पर मुझे बहुत ही हैरानी होगी। और इतने छोटे नंबर्स के साथ नहीं करेंगे, आप ये बताएं। नहीं, इतने छोटे नंबर्स को लेकर नहीं, इसलिए कि इतने छोटे नंबर्स के साथ लेके आप नहीं कर सकती, इतने छोटे नंबर्स के साथ लेके। और इस तरह की कवायद बीजेपी का ढांचा उनको भी पता है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली उनको भी पता है, अमित शाह की कार्यशैली उनको भी पता है, बीजेपी का सांगठनिक ढांचा किस प्रकार के फैसले लेता है उनको भी पता है। जब चुनाव से पहले वो अपना प्रोजेक्शन तक नहीं करवा पाई, सार्वजनिक मंच पर कई बार उनके साथ जो कुछ हुआ वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके साथ हुआ वो सब उन्होंने डाइजेस्ट किया। इसका सीधा मतलब है कि वो बीजेपी के सांगठनिक ढांचे को समझती हैं, और ना समझने का कोई कारण भी नहीं। इतने साल तक उन्होंने इसी ढांचे में काम किया है, और वहाँ पर आकर इस तरह का काम करना, इसलिए मुझे हैरानी है कि अगर ऐसा है तो वाकई मतलब बहुत ही हैरानी। और समझे कि इससे उनका केस और ज़्यादा ख़राब होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली आने का उनका मकसद ही यही है कि वो दिल्ली में आकर एक तरह से सफाई देंगी कि इन सब के पीछे जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि पहले दिन जो मैसेज गया कि शक्ति प्रदर्शन कर रही है वसुंधरा राजे सिंधिया, उसके बाद 1.5 दिन के बाद उस चीज़ को उनके लोगों द्वारा ही खारिज किया गया। कह रहे हैं कि पोस्टर बदलते हमने भी देखे कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जीत है, उनके विजन की जीत है, उनके सबका साथ सबका विकास की जीत है, और वसुंधरा राजे के सिविल लाइन्स घर के बाहर ही ये पोस्टर बदलते हुए हमने देखे। और आपने जहां तक बात की नंबर्स की, ये बात वाकई में सच है कि वसुंधरा राजे इतने छोटे नंबर्स के साथ क्यों करेंगी, लेकिन अगर वो नहीं करेंगी तो उनके अलावा बीजेपी में इतनी हैसियत किसकी है और इतनी ताकत किसकी है कि वो इस तरीके से खेमेबंदी कर सके, बाड़ेबंदी कर सके। लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो सवाल बड़ा वाजिब है। राजस्थान के सियासी हलचल हमने आपके सामने रख दी, और एक नाम वसुंधरा राजे के अलावा जो निकलकर सामने आ रहा है, वसुंधरा राजे तो खुद अपने लिए कोशिश कर रही है, लेकिन एक नाम जो फोर्सेस के हवाले से सामने आ रहा है वो नाम है अश्विनी वैष्णव का। सीएम पद की रेस में अश्विनी वैष्णव का नाम सबसे आगे चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत पसंद है। ये चेहरा एक ऐसा चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में किसी भी जाति के कंपटीशन को भी डाइल्यूट करने का काम कर सकता है। अगर हम ये कहें कि बीजेपी हाई कमान जाति के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से, क्योंकि उन्हें ब्यूरोक्रेसी की समझ है, तो उस लिहाज से भी इस चेहरे को तवज्जो दे सकता है। एक बार फिर हम आपको बता दें, सीएम पद की रेस में अश्विनी वैष्णव इस वक्त बहुत आगे चल रहे हैं। वो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, उनके पास रेल मंत्रालय और आईटी मिनिस्ट्री है। उनके फेवर में जो सबसे बड़ी बात जाती है वो ये कि वो बेहद साफ सुथरी छवि के नेता हैं। उन्हें संगठन की भी समझ है, उन्हें राजनीति की भी समझ है। ऐसे में देवेंद्र, हम ये कहें कि हर कंपटीशन को अगर राजस्थान में कोई डाइल्यूट कर सकता है और खत्म कर सकता है, तो अश्विनी वैष्णव एक अच्छी पसंद हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर राजस्थान की इक्वेशन, राजस्थान में बीजेपी की ज़रूरतों के हिसाब से अगर देखें तो अश्विनी वैष्णव से बेहतर विकल्प उनके पास नहीं है। अगर कोई बाधा है बीजेपी के अश्विनी वैष्णव के रास्ते में, बीजेपी के सामने कि अश्विनी वैष्णव का फैसला किया गया है या नहीं, तो वो वादा, जैसा कि पहले मैंने कहा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही वादा है कि केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं। टेलीकॉम के मंत्रालय उनके पास है, आईटी का मंत्रालय उनके पास है, रेलवे का मंत्रालय उनके पास है, और इन सभी जगहों पे हम सभी जैसे देख रहे हैं कि 5G को लेके वो कितना सक्रिय है, क्योंकि वो टेक्नोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो उस कंडीशन में एक एक्सपर्टाइज जिसकी ज़रूरत पड़ती है वैसे महकमे में, वो सब उनके पास है। ऐसे में क्या पीएम मोदी ये फैसला लेंगे कि अपने इस प्रकार के हैंड को यहाँ से उठा के जयपुर भेज दें? सिर्फ और सिर्फ बाधा अगर कुछ है तो यही हो सकती है। इसके अलावा किसी भी पैरामीटर पे राजस्थान में बीजेपी की ज़रूरतों के हिसाब से देखें तो वो उस खांचे में एकदम फिट बैठेंगे। उम्र होगी लगभग 53, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का अनुभव, और इन सब के बाद बेहद मिलनसार और समझदार व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं। जैसे आप पार्लियामेंट में मिले, उनके मंत्रालय में मिले, कभी भी किसी भी लेवल पर आपको एरोगेंस का एक साइन तक देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि किस प्रकार से वो स्वीकार्य हो सकते हैं। प्लस उनका जो कास्ट है ओबीसी ब्राह्मण, आप सोचिए कि अपने आप में बहुत सारे लोगों को एकदम से दिलचस्प तस्वीर दिखेगी कि ऐसा कैसे संभव है कि आप ब्राह्मण भी कह रहे हैं, ओबीसी कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भी ऐसा होता है। राजस्थान में भी मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि उड़ीसा में भी ऐसा है, और राजस्थान में जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से अश्विनी वैष्णव ने पिछले कुछ महीनों में ये प्रोजेक्शन देना शुरू भी कर दिया था। तो उनको भी शायद ये एहसास रहा हो
कि हो सकता है कि स्वीकार्य नेता के तौर पे शायद उनके लिए स्पेस बने। आपको याद होगा कि ब्राह्मणों का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी हो गए थे, बाकायदा नारेबाजी वगैरह तक उन्होंने की थी। तो अश्वनी वैष्णव बहुत मुफीद हो सकते हैं, मूल रूप से पाली के रहने वाले, उसके बाद जोधपुर उनका परिवार शिफ्ट कर गया था। हालांकि कैडर उनका उड़ीसा रहा है, उड़ीसा कैडर का IAS है, लेकिन वहाँ भी उनके रोल को देखें तो BJD, जो कि BJD के बाद नवीन पटनायक के बाद वहाँ पे पांडियन चलाते हैं BJD को, पांडियन के साथ इनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और कई बार BJD की सपोर्ट की जब ज़रूरत पड़ते रही है तो वहाँ पर इनका रोल बहुत अहम रहा है। तो कुल मिलाकर अपनी उपयोगिता तो वो साबित कर चुके हैं। अब बस पार्टी ने जो फैसला लिया होगा, क्या इस अड़चन को ध्यान में रखते हुए कि चलो इनकी जगह पे महकमा किसी और को दे दिया जाएगा, सिर्फ यही एक रोड़ा हो सकता है। तो देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, अश्विनी वैष्णव चूंकि राजस्थान से आते हैं, जैसा कि आपने बताया, पाली में उनका जन्म, जोधपुर से उनका नाता, और ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वैष्णव समुदाय जो है वो राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय का ही कहा जाता है। और जहाँ तक आपने उनके व्यक्तित्व की बात की, देखिए आपकी तो कई मर्तबा की मुलाकात होगी, लेकिन एक दो बार जितनी हमारी बातचीत हो पाई है, बड़ा ही सरल स्वभाव है उनका, और विषय को लेकर अगर जो सवाल उनसे पूछे जाएंगे उसकी पूरी तैयारी उनके पास रहती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या वसुंधरा राजे अश्विनी वैष्णव के नाम पर राजी हो पाएंगे? अगर वो नहीं तो अश्विनी वैष्णव बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया अपना कैंडिडेचर, अपनी महत्वाकांक्षा अगर छोड़ देती हैं तो उनके पास जो विकल्प होगा उनमें से पहला विकल्प अश्विनी वैष्णव का ही होगा। उनके सामने अगर विकल्प दे दिया जाए गजेंद्र सिंह शेखावत का तो वो आग बबूला हो जाएंगी। उनके सामने अगर विकल्प दे दिया जाए अर्जुन मेघवाल का, वो एकदम से आग बबूला हो जाएंगी। उनके सामने अगर विकल्प दे दिया जाए बाबा बालकनाथ का तो उनको लगेगा कि इसको कैसे बनाया जा रहा है। इस तरह की सारी चीज़ें उनको अपने प्रोफाइल के सामने बहुत छोटी लगेंगी। लेकिन अगर अश्विनी वैष्णव के केस को आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया के पास भी कोई भी ऐसा कारण नहीं होगा, कोई भी ऐसा बहाना नहीं होगा, कोई भी ऐसा तर्क नहीं होगा जिसके सहारे वो अश्विनी वैष्णव का रास्ता रोकने का काम पार्टी नेतृत्व के सामने कर सके। एक और बड़ी खबर आ रही है, 3 राज्यों के CM पद के लिए यहाँ पर नामों पर चर्चा चल रही है। दिल्ली में हलचल तेज है और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर आला नेताओं के साथ उनकी बैठक होने वाली है और शुरुआती जानकारी ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भी चूंकि कैबिनेट का विस्तार होना है, ये लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा है, तो इसी पर डिस्कशन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। आज रात यूपी सदन में ही वो रुकेंगे और फिर कल से उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है। देवेंद्र, बिल्कुल मीनाक्षी, वो आज ही हो जाएगी। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में एक तरह से डिलेड है ये मामला, वहाँ पर कैबिनेट एक्सटेंशन अक्टूबर में ही लगभग तय माना जा रहा था कि अक्टूबर में तय हो जाएगा, वो नहीं हुआ। उसके बाद लगातार समय आगे बढ़ रहा है क्योंकि दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था। संभव है कि इस बार की बातचीत में उस पर एक मुहर लग जाए। पिछली बार अगर आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उनका जो कैबिनेट तय किया गया था वो कैबिनेट तय हुआ था दिल्ली में बीजेपी के संगठन के आला नेतृत्व के द्वारा। जिस दिन वो शपथ ग्रहण समारोह था उसी दिन सुबह यहाँ से फैक्स किया गया था वो लिस्ट, और उस लिस्ट को फिर मुख्यमंत्री कार्यालय ने राजभवन के कार्यालय को भेजा था। तो उत्तर प्रदेश में हर फैसला अब बीजेपी का संगठन ही लेता है। इस बार भी माना जा रहा है कि इस बार की बातचीत में इस पर बातचीत होगी और शायद वो मुहर लग जाएगी। उसमें दिलचस्प एक ही फैक्टर रहेगा, जैसे ओम प्रकाश राजभर उस मंत्रिमंडल में होंगे, इसको लेकर कोई संदेह नहीं। दिलचस्प तस्वीर सिर्फ तब देखने को मिलेगी कि क्या दारा सिंह चौहान को जगह मिलती है। चुनाव हार चुके हैं, योगी आदित्यनाथ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ऐसे में चुनाव में हारने के बाद इस तरह से अगर उनको जगह दी जाती है तो वो वाकई बहुत दिलचस्प तस्वीर होगी और एक हैरान करने वाली अजीबोगरीब तस्वीर भी कही जा सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दारा सिंह चौहान जो बीजेपी से सपा, सपा से बीजेपी, इधर उधर की रेस करते रहे, अंत में वो हार गए। अब क्या उन्हें वाकई में मंत्रिमंडल में जगह देनी भी चाहिए या नहीं, इस पर तो मंथन किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प तस्वीर आज की तब सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय दल की बैठक के दौरान जबरदस्त स्वागत किया गया। 3 राज्यों में इतने अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। उस जीत का श्रेय जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे संगठन को दिया, पूरी टीम को दिया और आगे का रोड मैप सामने रखा, वो तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। देवेंद्र हमारे साथ है, जरा पहले इन तस्वीरों को देखें और जरा ये विजय गान आप सुने जो सांसद कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का।
संकल्प यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आगे बढ़े। ये 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक के बाद 2024 में बीजेपी की जीत की हैट्रिक कैसे लगे, इस पर आज एक तरीके से आप देखें कि दिशा निर्देश भी थे, गाइडेंस भी थे और कैसे टीम स्पिरिट के साथ पार्टी को काम करना चाहिए, वो एक मैसेज इस बैठक से निकलकर सामने आया।